दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जिसमें हम श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, श्वसन तंत्र क्या होता है। दोस्तों श्वसन तंत्र की परिभाषा ये है कि ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है वो हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। और श्वसन तंत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, तो दोस्तों इसमें सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पायरेशन, ये दो क्रियाएं शामिल होती हैं। तो श्वसन तंत्र ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है वो हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारे श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े के बारे में। दोस्तों फेफड़ा जो है, देखिए यहाँ पर फेफड़े का चित्र आपको दर्शाया गया है। बायां फेफड़ा जो होता है दोस्तों, ये छोटा मगर अधिक लंबा होता है, और दोस्तों दायां फेफड़ा अधिक बड़ा और चौड़ा होता है। बाएं फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 15 करोड़, ये संख्या आप अनुमान करिए, 15 करोड़ बहुत अधिक होता है। बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है और इसमें लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। और देखिए दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान, इसको फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। अभी आपने जाना कि दायां फेफड़ा अधिक बड़ा और चौड़ा होता है और फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ये सुरक्षित रहता है। तो ये था फेफड़े की संरचना और इसका कार्य विधि। आइए देखते हैं दोस्तों, सांस लेने और श्वसन में क्या अंतर है। देखिए सांस लेना दोस्तों जैव भौतिकीय प्रक्रिया यानी बायोफिजिकल जो है एक्शन है, प्रोसेस है। और सांस लेना जो है आप जान गए कि एक जैव भौतिकीय प्रक्रिया है, जबकि श्वसन जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल क्रिया है। दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया दो चरणों में अंतःश्वास और उच्छ्वास में होती है, जबकि श्वसन के मुख्य चरण ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र होता है। दोस्तों सांस लेना ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं, जबकि श्वसन जो है ये अनैच्छिक क्रिया है। और सांस लेने में ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है, जबकि श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये था सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रिस्पायरेशन में प्रमुख अंतर। आइए देखते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया में विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज में आप जानते हैं कि C6H12O6 यानी इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, और कोशिका द्रव्य में पायरूवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा इसमें निर्मुक्त होती है। इसके अलावा पायरूवेट दोस्तों ऑक्सीजन का अभाव जब होता है तो हमारी पेशी कोशिका में ये स्थिति लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसमें 3 कार्बन अणु। और दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकांड्रिया में, जिसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पादन होता है। और श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है ये आपने जान लिया। तो दोस्तों ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरूवेट, और 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का जो है निर्गमन होता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और 3 कार्बन अणु ऊर्जा उत्पादन होता है, और माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आइए जानते हैं दोस्तों श्वसन के बारे में कि श्वसन जो है ये किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों श्वसन जो है ये अपचयी क्रिया होती है और इसके द्वारा शरीर के भार में कमी आती है। श्वसनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट,
फैट एंड प्रोटीन ये श्वसनीय पदार्थ होते हैं। और श्वसन का क्रम क्या होता है दोस्तों, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। और नियंत्रण, इसका श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन अपचयी क्रिया है, इसके द्वारा शरीर के भार में कमी आती है और श्वसन को नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। आइए देखते हैं मानव शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे मानव शरीर में जो रक्त प्रवाह है। दोस्तों, उच्च और निम्न महाशिरा जो होता है मानव शरीर का जो भाग होता है, ये देखिए आप समझ सकते हैं कि उच्च और निम्न महाशिरा जो होता है इसके द्वारा जो है देखिए रक्त परिसंचरण जो है मानव के विभिन्न भागों में, ये जो हम मानव शरीर में रक्त प्रवाह देख रहे हैं ये महाशिरा और महाशिरा के द्वारा ये दाहिने अलिंद की ओर होता है और दाहिने अलिंद से त्रिवलनी कपाट द्वारा यानी ट्राइक्यूस्पिड वाल्व द्वारा ये दाहिने अलिंद में जाता है, दाहिना निलय से दाहिने अलिंद में। इसके अलावा दाहिने अलिंद से दोस्तों यहाँ पर देखिए रक्त का प्रवाह ये फेफड़ों में पहुँचता है फुफ्फुसी धमनी के द्वारा और इसके बाद की प्रक्रिया फुफ्फुसी शिरा के द्वारा ये देखिए रक्त बाएं अलिंद में जाता है लेफ्ट ऑरिकल में और उसके बाद ट्रिटल वाल्व के द्वारा मिट्रल वाल्व के द्वारा ये बाएं निलय में जाता है और फिर ये महाधमनी यानी ऑर्टा से होकर ये फिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और ये रक्त संचरण की प्रक्रिया इस प्रकार हमारे शरीर में चलती रहती है। तो रक्त संचरण में दोस्तों हमारा हृदय और फेफड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए क्रेब्स चक्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र हमारे शरीर की महत्वपूर्ण गतिविधि है और सबसे पहले इसका वर्णन हैंस क्रेब के द्वारा किया गया था और इसका अन्य नाम साइट्रिक अम्ल चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी होता है। क्रेब्स चक्र की अवस्थिति कहाँ पे होती है? तो ये माइटोकांड्रिया में होती है और माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र का कार्य दोस्तों एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन करना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में उपस्थित होता है। आइए ग्लाइकोलिसिस के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की खोज एम्बेडेन मेयरहाक और पार्सन द्वारा की गई थी। इसको ईएमपी पथ, शर्करा किण्वन या अनाक्सी श्वसन भी ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है और इसका कार्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्माण ग्लाइकोलिसिस का कार्य होता है। श्वसन की प्रक्रिया के भाग क्या होते हैं? दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया के भाग समझने के लिए देखिए, बाह्य श्वसन जो होता है ये निःश्वसन और उच्च श्वसन के द्वारा, फिर फेफड़ों में गैसीय विनिमय, दोस्तों दाब में अंतर के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ये इसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। जो गैसों का परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो इस चरण को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों गैसों का परिवहन इस प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से कोशिका और वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20%, प्लाज्मा में घुलकर लगभग 70% और बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो गैसों का जो हमारे श्वसन क्रिया में जो गैसों का परिवहन होता है उसमें दो मुख्य गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये फेफड़ों से कोशिका और वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच गैसों का विनिमय और परिवहन होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। आंतरिक श्वसन, तो दोस्तों आंतरिक श्वसन जो होता है ये ऊतक द्रव्य और रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है।
एक प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन की भी होती है। आइए इसे समझते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या है? दोस्तों, ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण, इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अनाक्षी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन, जिसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और दोस्तों, अनाक्षी श्वसन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ग्लूकोज जीवाणु या इथाइल एल्कोहल ईस्ट और अंत में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार है वायवीय श्वसन और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके द्वारा दोस्तों ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके दो भाग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र होते हैं। तो दोस्तों, वायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिश्रण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्मुक्त होती है। और इसमें दो भाग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्वसन तंत्र के बाद आइए जानते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक चिकित्सक द्वारा की गई थी और इसका कार्य शरीर में रक्त का परिसंचरण है। दोस्तों, रक्त परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों की होती है। आइए मानव हृदय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। मानव हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है और ये सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। दोस्तों, हृदय की अवस्थिति कहाँ होती है? तो ये छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर होता है और हृदयावरण से घिरा हुआ होता है। पेरिकार्डियल द्रव्य जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इसका कार्य पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाना है। तो शरीर के विभिन्न अंगों में पंपिंग के द्वारा जो है रक्त का आदान प्रदान पहुंचाने का कार्य हृदय का होता है। ट्राइक्यूस्पिड वाल्व क्या होता है? त्रिवलनी कपाट दोस्तों, तो ये दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है जो रक्त परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्विवलनी कपाट या बाइक्यूस्पिड वाल्व क्या होता है? तो ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है द्विवलनी कपाट। रुधिर वाहिनियाँ दोस्तों, रुधिर वाहिनियों में सबसे पहले हम सिराओं के बारे में जानते हैं, जिनको वेन कहते हैं। सामान्यतः सिराओं का रंग नीला होता है और इसमें वाल्व उपस्थित होते हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और ये अधिक चौड़ी होती हैं। सिराएं जो हैं ये सामान्यतः नीले रंग की वाल्वों की उपस्थिति होती है। सिराओं की दीवारें पतली और ये अधिक चौड़ी होती हैं। शिराओं का कार्य क्या है? दोस्तों, याद रखिएगा, शिराओं का कार्य शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना है और अशुद्ध रक्त का वहन करने का कार्य शिराएं करती हैं। अपवाद इसका फुफ्फुसी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय के और रक्त का परिवहन करती है। दोस्तों, ये बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, फुफ्फुसीय शिरा जिसको कहते हैं। दोस्तों, परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण में धमनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धमनियाँ जो हैं दोस्तों, इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और धमनियाँ जो हैं वो सकरी होती हैं। धमनियों के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचाना। शिराओं का कार्य क्या था? दोस्तों, शिराएं जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त पहुँचाती थीं, जबकि जो धमनी है, यहाँ पर देखिए, जो धमनी है दोस्तों, वो हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचाने का कार्य करती है और इसका अपवाद फुफ्फुसी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो दोस्तों दाहिने निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। तो ये था धमनी और शिरा के बारे में जानकारी। आइए जानते हैं दोस्तों, मानव रुधिर के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं।
देखिए, मानव रुधिर जो है प्लाज्मा और विभिन्न रुधिराणुओं से जैसे प्लेटलेट्स, लाल रुधिर अणु और श्वेत रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव रुधिर में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा 55% प्लाज्मा की होती है और प्लाज्मा में 91% जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होता है। रुधिराणुओं में देखिए, रुधिर अणु जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा लाल रुधिर अणु यानी लाल रक्त कणिकाएं, फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक तो कणिकामय श्वेत रुधिराणु होते हैं और दूसरे कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु में इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आदि उपस्थित होते हैं, जबकि कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में दोस्तों देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं। तो ये था मानव रुधिर की संरचना। आपने देखा इसमें प्लाज्मा और रुधिर अणु होते हैं। रुधिर अणुओं में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। रक्त या रुधिर के बारे में जानते हैं दोस्तों कुछ विशिष्ट जानकारी। दोस्तों, रक्त या रुधिर जिसको हम ब्लड कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स होते हैं रक्त में। इसके अलावा काफ़ी अधिक मात्रा प्लाज्मा की होती है। दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा 1 लीटर कम होती है। रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा लगभग 55% और रुधिराणु लगभग 45%। रुधिर दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है जिसका क्षारीय मान जिसका पीएच मान 7.4 होता है और आप जानते हैं कि 7 जो है पीएच मान न्यूट्रल होता है। 7 से अधिक जो है ये क्षारीय होता है, 7 से अधिक ये बेस यानी क्षारीय होता है और 7 से कम जो होता है ये एसिडिक होता है। तो रुधिर एक क्षारीय विलयन है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक यानी 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अब आइए रुधिराणु के बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिका को अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही के नाम से जाना जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो कार्य होता है वो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इसमें इसके प्रकार जो हैं, इसमें मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। देखिए, मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट, बेसोसिल सबसे कम मात्रा में, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में। इसके अलावा इयासोनोफिल भी होती है और रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा 5000 से लेकर 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं की अधिकता से भी एक कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब आइए देखते हैं लाल रक्त कणिका यानी RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये कुल रुधिर का 40% और कुल रुधिर का 90% भाग लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन में हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और RBC दोस्तों रक्त में लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी मात्रा होती है। श्वेत रुधिर कणिका, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दोस्तों, ये कणिका में जो होते हैं इनमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और कणिका विहीन श्वेत रुधिर में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट होते हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों, प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है और रक्त में इसकी मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है।
और लाल रक्त कणिकाएं, दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होती हैं और तिल्ली या प्लीहा द्वारा पुराने रक्त कणिकाओं का नाश हो जाता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका विकास होता है। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 120 दिन इनका जीवन काल होता है। देखिए यहाँ पर एक यंत्र दिया गया है, रक्त दाब का मापन यानी ब्लड प्रेशर। इसका मापन कैसे किया जाता है, तो एक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। दोस्तों सामान्य रक्तचाप जो है प्रकुंचन दाब, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ये 115 से 120 mmHg के बराबर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो 75 से 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। लेकिन एक बात और है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्त दाब में बढ़ोतरी होती जाती है। आइए अब आगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप्स के विभिन्नता का कारण जो है ये लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो है तत्व होता है। और देखिए एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होते हैं। रक्त समूहों की खोज 4 रक्त समूह जो दोस्तों ए बी ओ और ए बी होते हैं, इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। और RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने सीरस नामक बंदरों के रक्त में खोज करके की थी। तो देखिए रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी और RH फैक्टर लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा खोजा गया था। और रक्त समूहों की विभिन्नता का कारण लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आइए अब रक्त समूह होते हैं उनकी विशिष्टताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ए ब्लड ग्रुप होता है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी ए होता है। ओ रक्त समूह जिसको सर्वदाता कहा जाता है, इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होते हैं। जबकि ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी की उपस्थिति नहीं होती है, यानी रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। देखिए अगर जो हम रक्त समूह ए की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए उपस्थित होता है। बी रक्त समूह में एंटीजन बी उपस्थित होता है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। और दोस्तों रक्त समूह ए बी में जिसको सर्वग्राही कहा जाता है, इसमें ए और बी एंटीजन दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये चार्ट है ये समझने के लिए रक्त समूह ए बी ओ और ए बी में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति। दोस्तों एक और बात होती है कि माता पिता के रुधिर वर्ग और संतानों के रुधिर वर्ग में जो है कुछ संबंध पाया जाता है। देखिए माता पिता का रुधिर वर्ग यदि O और O है तो संभावना संतानों में O वर्ग की ज़्यादा होती है और A B और AB असंभव होते हैं। यदि माता पिता के रुधिर वर्ग क्रमशः O और A हैं या A और A हैं तो देखिए इसमें O और A रुधिर वर्ग की संभावना है, जबकि B और AB वर्ग संभव नहीं है। यदि माता पिता के रुधिर वर्ग O और B तथा B और B हो तो संतानों में O और B वर्ग की संभावना ज़्यादा रहेगी, A और AB असंभव हैं। इसके अलावा ए बी अगर जो माता का रुधिर वर्ग है तो इसमें संतानों में O A B और A B की संभावना असंभव में कुछ नहीं। और इसके अलावा यदि माता पिता के रुधिर वर्ग O और A B हैं तो A और B वर्ग संभावित हैं, जबकि O और A B असंभावित हैं। इसके अलावा यदि माता पिता के रुधिर वर्ग ए और ए बी, बी और ए बी और ए बी हों तो संतानों के रुधिर वर्ग ए बी और ए बी संभव हैं, ओ नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध यानी जो है RBC कंपैटिबिलिटी रिलेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए चारों रक्त समूह दिए गए हैं O A A B और B।
तो इसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी ये किसी भी रक्त वर्ग का जो है रक्त ग्रहण कर सकता है। और ओ वर्ग जो होता है ये सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी भी जो है वर्ग को रक्त वर्ग को अपना रक्त दे सकता है। तो ओ सर्वदाता और ए बी सर्वग्राही होता है। अब आइए देखते हैं रक्तदाता समूह और प्राप्त रक्त समूह, प्राप्तकर्ता रक्त समूह। देखिए दोस्तों, ए रक्तदाता समूह है अगर जो, तो प्राप्त करने वाले ए हो सकते हैं, बी नहीं हो सकते, ए बी हो सकते हैं और ओ नहीं हो सकते हैं। जबकि बी रक्तदाता समूह का वर्ग हो तो प्राप्तकर्ता में ए नहीं हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं और ओ नहीं हो सकते हैं। इसी तरह ए बी रक्तदाता समूह अगर जो है तो प्राप्तकर्ता में ए वर्ग नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ नहीं हो सकता है। और इसी तरह ओ वर्ग का ग्रुप है जिसको सर्वदाता कहा जाता है, तो ए भी प्राप्त कर सकता है, बी भी प्राप्त कर सकता है, ए बी भी और ओ भी प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर रक्तदाता समूह और प्राप्तकर्ता रक्त समूह के बारे में चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। रक्त समूह एक आनुवांशिक लक्षण है, ये किसने बताया था? तो ये बर्नस्टीन ने 1924 में बताया। प्रतिजन या एंटीजन जिस रूप में होते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं और ये आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी किस रूप में होते हैं? तो ये प्रोटीन के रूप में होते हैं। श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? तो लगभग 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो लिम्फोसाइट जो है दोस्तों ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। और अगला है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो ये है थ्राम्बिन। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रक्त में शर्करा की माप कैसे की जाती है? ब्लड शर्करा। देखिए दोस्तों, रक्त में शर्करा की जो माप के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है और सामान्य मात्रा रक्त में शर्करा की 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और इसकी इकाई मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। दोस्तों, रक्त में शर्करा के नियमन के लिए एक हार्मोन उत्तरदायी होता है जो है इंसुलिन, और रक्त में शर्करा की अधिकता से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है और कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। रक्त में शर्करा की अधिकता से मधुमेह यानी डायबिटीज और कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 1 मिनट में लगभग 150 बार होती है। हृदय की धड़कनों का नियमन कौन करता है? तो SAN यानी साइनो आरिकुलर नोड। दोस्तों, साइनो आरिकुलर नोड हृदय की धड़कनों का नियमन करता है। साइनो आरिकुलर नोड क्या होता है? तो ये दाहिने अलिंद की दीवार पर साइनो आरिकुलर SAN होता है। और हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन जो है ये हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से हृदय गति कम होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है और क्षारीयता से कम होती है। आइए लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। लसिका या लिम्फ किसे कहते हैं? दोस्तों, लसिका जो होता है वो अंतराकोश की यानी दोस्तों अंतराकोश की एक्स्ट्रा सेलुलर अवकाशों में पाया जाने वाला पीला द्रव होता है और इसके संचरण की दिशा ऊतकों से हृदय की ओर होती है। इसका संगठन यानी लसिका ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट और वसा आदि से निर्मित होता है और लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र लसिका होती है और इसका कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं और जीवाणु विषाणु आदि को छानकर अलग करना और घाव भरने में सहायता करना है। इसके अलावा लसिका दोस्तों ऊतक यानी टिश्यूज से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक होते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन और परिसंचरण तंत्र के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा आपने इनमें जो है विभिन्न रुधिर कणिकाओं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तथा रक्त समूह और रक्त समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।